नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे सितारगंज में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला विजयदशमी का पर्व इस साल कोविड-19 के चलते सामान्य रहा है। बता दें कि हर साल विजयदशमी के पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों के लगभग 40 फुट ऊंचे पुतले बनाकर के उनका दहन किया जाता था, लेकिन इस साल सिर्फ रावण का पुतला, जिसकी ऊंचाई लगभग सिर्फ 12 फीट थी, उसका दहन किया गया है। और वहीं कोरोना वायरस की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला ग्राउंड में ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं की गई। इस दौरान कम संख्या में ही लोग रामलीला ग्राउंड पहुंचे और रावण के पुतले का दहन किया गया। अपने सभी क्षेत्रवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष यहां बड़ी धूमधाम से दशहरा का मेला मनाया जाता था, लेकिन कोविड-19 के चलते सुरक्षा की दृष्टि से ये इस बार प्रतीकात्मक रूप में बहुत छोटा सा, क्योंकि परंपरा भी हमारी बनी रहे और कोविड के जो नियम है उसका भी पालन हम करते रहे, उसको देखते हुए एक छोटा सा पुतला बनाया। देश भर में आज कोरोना के चलते केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के बीच दशहरे का पर्व मनाया गया है। और वहीं काशीपुर में इनर व्हील क्लब ब्लॉक में महिलाओं ने कोरोना रूपी रावण का राजकीय चिकित्सालय में दहन किया। और इस मौके पर उप जिलाधिकारी गौरव कुमार के अलावा कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह और राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीके सिन्हा समेत तमाम लोग भी वहां पर मौजूद रहे। दरअसल इनर व्हील क्लब ब्लॉसम की सदस्यों ने दशहरा पर्व के अवसर पर अपने हाथों से कोरोना रावण तैयार करके कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के उसका दहन किया है। और इस दौरान सभी महिलाओं ने कोरोना महामारी के अंत के लिए प्रार्थना की है। ब्लॉसम है, उनकी प्रेसिडेंट, उनकी सेक्रेटरी, हम सब ने मिलके ये प्लान बनाया कि जिस तरह रावण का नाश करते हैं ऐसे ही जो महामारी है और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर अमरजीत जी हैं और हमारे एसडीएम हैं, इन लोगों की पूरी टीम आई और हम लोगों ने इस उद्देश्य से कि जिस तरह से हम रावण का नाश कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के लक्सर में रावण के पुतले का दहन करने से पहले एक कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया, लेकिन इसी बीच रावण का पुतला गिरने से समिति में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन के समिति की ओर से आनंद फानन में नगर पालिका से क्रेन बुलवा करके पुतले को फिर से खड़ा किया गया, जिसके बाद सरकार की जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए पुतले का दहन किया गया। थोड़ी सी बेवकूफ़ी रही है इसमें। अगर ये नीचे का बेस मजबूत बना के चलते और ऊपर तक का हिसाब लेके चलते तो ये मजबूत खड़ा हो जाता। अब जब उसको खड़ा करने लगे तो देखा कि पाँवों की तरफ से वो कुछ कमज़ोर रह गया, तो थोड़ा नीचे गिरने की जो हुई ना उसकी स्थिति, तो उसे उठाने के लिए भी जेसीबी और ये मशीन मंगाई है नगर पालिका से, प्रयास कर रहे हैं खड़ा हो जाए तो ठीक है। इस साल कोरोना का जो असर है वो हर त्योहार पर देखने को मिल रहा है। दशहरे के पर्व पर भी कोरोना का खौफ लोगों में साफ तौर पर देखने को मिला है। बात अगर ऋषिकेश की जाए तो यहां पर कई दशकों से होने वाला रावण दहन का कार्यक्रम कोरोना की वजह से इस बार आयोजित नहीं हो सका, लेकिन त्रिवेणी घाट पर सुभाष क्लब दशहरा कमेटी ने परंपरा को पूरा करने के लिए 10 फीट का रावण और 3-3 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए, जिन्हें विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गंगा में विसर्जित कर दिया गया। इसका दशहरा कमेटी 26 वर्षों से जो धूमधाम से दशहरा मनाया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है और शासन प्रशासन के निर्देश भी इस तरीके के हैं कि कार्यक्रम जो है नहीं करना है, तो परंपराओं को निभाने के दृष्टिकोण से सूक्ष्म रूप से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें 3 पुतलों की जो है पूजा की गई है, छोटे छोटे 3 पुतले बना के, और उसके बाद में इन पुतलों को जो है जल प्रवाहित किया जाए, क्योंकि अगर हम इसको रखते हैं शाम तक तो शाम तक जो है भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसके लिए जो मात्र जल प्रवाह करके जो है। वहीं लक्सर में रावण दहन से पहले ही रावण का पुतला अचानक से गिरा और इसे एक बड़ी चूक माना जा रहा है। हादसे के बाद रामलीला कमेटी के मेंबरों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में रावण के पुतले को खड़ा किया गया, नगर पालिका परिषद की क्रेन को बुलाया गया था और कड़ी मशक्कत के बाद पुतले को फिर से खड़ा किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नए आयुष अस्पताल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा समेत अन्य अतिथियों ने भी वहां पर शिरकत की है। और वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काट करके अस्पताल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया है।
साथ ही निरीक्षण भी किया गया है। और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने ये कहा है कि राज्य में वेलनेस सेंटर के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। देश भर से लोग उत्तराखंड अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए राज्य आना चाहते हैं और इसी दृष्टि से राज्य सरकार तेजी से वेलनेस सेंटर्स को राज्य में स्थापित कर रही है। राज्य में वेलनेस सेंटर्स के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और देश भर के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो अपने स्वास्थ्य के लिए आना चाहते हैं। दुनिया के लोग जिस तरह से ऋषिकेश में योग के लिए आते हैं, स्वर्गाश्रम में मुनि की रेती लक्ष्मण झूला क्षेत्र में, ऐसे ही लोग हिमालय की इन पहाड़ियों में आना चाहते हैं, क्योंकि आयुष विज्ञान में और आयुर्वेद में माना गया और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि औषधीय दृष्टि से हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं वो सर्वोपयोगी हैं। और हमारे राज्य में जो लगभग जो जैव विविधता है, तो वो जैव विविधता। वहीं नवंबर में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। केंद्रीय हाईकमान को 5 लोगों के नाम भी भेजे गए हैं, जिसमें विजय बहुगुणा, महेंद्र पांडे, अनिल गोयल, नरेश बंसल और बलराज पासी का नाम शामिल किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद राज बब्बर का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। ऐसे में राज्यसभा सीट के लिए उत्तराखंड में चुनाव होना है। इसके लिए 27 अक्टूबर को नामांकन किया जाएगा। उससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है और राज्य इकाई ने 5 नामों को केंद्रीय इकाई के पास भेज दिया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपनी पत्नी के साथ निजी दौरे पर अपने गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुलदेवी की पूजा भी की है। और इसके बाद एनएसए डोभाल अपनी पत्नी के साथ पुश्तैनी घर को देखने के लिए वहां पर पहुंचे और घर के अवशेष देख करके उन्होंने गांव में पैतृक घर बनाने की बात कही है। इसके बाद वो परमार्थ निकेतन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने परमार्थ निकेतन के पावन गंगा तट पर मां गंगा के दर्शन किए। रविवार को विजयदशमी के पावन अवसर पर अजीत डोभाल और उनकी पत्नी ने परमार्थ निकेतन में वहां पर अध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गतिविधियों में वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने भारत चीन के बीच जारी तनातनी को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के बारे में मैसेज जो जाता है वो एक दूसरा ही मैसेज है। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए। विजयदशमी के पावन पर्व पर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और समय तय किया गया है। गंगोत्री मंदिर के कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पर 15 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे और दशहरा के पावन पर्व पर मंदिर समिति की बैठक में गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद करने का मुहूर्त भी तय किया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल और सचिव दीपक सेमवाल ने यह बताया है कि दोपहर 12:30 बजे मां गंगा की डोली मुखबा के लिए रवाना होगी और भैया दूज के पावन पर्व पर 16 नवंबर को मुखबा स्थित गंगा मंदिर में मां गंगा की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 बजे अभिजीत लग्न पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को 3:35 पर मेष लग्न में बंद होंगे। रविवार को विजयदशमी पर्व पर बद्रीनाथ धाम में रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह, तीर्थयात्रियों और हक हकूक धारियों की मौजूदगी में धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने धाम के कपाट बंद करने की तिथि घोषित की है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को सुबह 5:30 बजे विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे।
उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। शासन ने इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी है और ये कहा जा रहा है कि अगर अधिक छात्र आए तो स्कूल 2 शिफ्ट में चलाए जा सकते हैं। एसओपी में यह भी कहा गया है कि स्कूलों में छात्रों के लिए 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए। जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। 2 शिफ्टों में स्कूल चलाने की स्थिति में पहली शिफ्ट में 10वीं और दूसरी में 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। एक क्लास में अधिकतम 50% छात्र ही बैठ पाएंगे, जबकि शेष को अगले दिन बुलाया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी निर्देश में यह कहा गया है कि स्कूल खुलने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए और हर शिफ्ट के बाद यह किया जाए। स्कूलों में सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी है। अगर किसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हैं तो उन्हें प्राथमिक उपचार देकर के घर भेजा जाएगा। पौड़ी जनपद की चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र में दिन दहाड़े दलित छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश और असफल होने पर छात्रा के सिर पर पत्थर से जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया था। इसमें आरोपी घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन की पकड़ से दूर है। मामला 21 अक्टूबर का है, जब छात्रा चौबट्टा खाल राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने गांव लौट रही थी। तभी आरोपी ने छात्रा से दुराचार करने का प्रयास किया और असफल होने पर छात्रा के सिर पर पत्थर से हमला भी किया। उसे लहूलुहान कर दिया गया। उधर मामला बढ़ता देख इसे राजस्व पुलिस ने रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है और अभी कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं इस मामले में कोई कार्रवाई ना होता देख आम आदमी पार्टी ने दिग्मोहन नेगी, स्थानीय समाजसेवी कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह और क्षेत्र पंचायत के सदस्य अजय कुमार के साथ जागो उत्तराखंड प्रतिनिधि अम्बेश पंत ने छात्रा और परिजनों से मुलाकात की है और परिवार को ढांढस बंधाया है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों की सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखिए, ये नेहा बिटिया के साथ जो विगत 3 दिन पहले घटना हुई है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार की पूरी तरह से उदासीनता है। अभी तक जिस तरीके से परिवार से पता चला, उनके पिताजी से उनकी माताजी और बहन बता रही है कि अभी तक किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है। ये इस तरीके की बेहूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित मनीष गोनियाल समस्त प्रदेश वासियों को और मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता को और उत्तराखंड वासियों को नवरात्रे और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रायवाला थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और बता दें कि 20 अक्टूबर को छिद्दरवाला निवासी एक नाबालिग घर के बाहर से खेलते खेलते अचानक से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को बेटी के अपहरण होने की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके चंगुल से नाबालिग को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। 4 दिन पहले छिद्रवाड़ा से एक लड़की 12 साल इसको एक लड़का हाथरस का था जो इसे बेला फुसला के यहाँ से ले गया। हमारे द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड के सितारगंज के ऊधम सिंह नगर में अवैध मांस की तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 क्विंटल मांस बरामद किया है और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। मांस पकड़ा गया है, प्रतिबंधित गौ मांस पकड़ा गया है और जिसकी सैंपलिंग वगैरह की जा चुकी है। और मौके से जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई थी तो मौके से 5 अभियुक्त जो थे दबिश के दौरान। हरिद्वार के हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने थाना सिडकुल का घेराव किया। दरअसल हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि सूचना देने के बाद भी घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंचती है। उनका यह कहना है कि युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कई बार अपनी जान को हथेली पर रखकर गोकशी करने वाले तस्करों को पकड़ा है, जिसने कई बार उन पर हमला भी हुआ है और कई कार्यकर्ता हमले में घायल भी हुए हैं। ऐसे में थाना सिडकुल पुलिस की लापरवाही से कार्यकर्ताओं की जान भी जा सकती है और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस विभाग को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, वही विभाग जब इतना लापरवाह होगा तो क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ अपने आप बढ़ेगा, जिसका एक जीता जागता उदाहरण शिवालिक नगर में हुए हत्याकांड से सिद्ध होता है। यहां पर प्रशासन की लापरवाही के चलते हत्यारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी हरिद्वार के अध्यक्ष स्वतंत्र सैनी ने यह कहा है कि जो लोग खुलेआम गोकशी करते हैं उनको हिंदू मंच की ओर से धरपकड़ की जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है। बिल्कुल क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है हजारा ग्रंट, वहां पर लगातार गोकशी की सूचना मिल रही थी। कार्यकर्ता लगातार प्रशासन को सूचना भी दे रहे थे लगभग 10 दिन से। आज वहां पर रात को एक गाय काटी गई कुछ विधर्मी द्वारा, जिसकी सूचना कार्यकर्ताओं ने सिडकुल थाने में दी, लेकिन सिडकुल थाने से कोई भी पुलिस जल्दी से वहां मौके पर पहुंच नहीं पाई, जिससे वो मांस वहां से ले जाकर कहीं और बेचने के फिराक में लग गए, जिसको कार्यकर्ताओं ने दूसरे क्षेत्र में जाकर पकड़ा जान जोखिम में डालकर। लगातार पहले भी सूचना दी है, कार्यकर्ता जान जोखिम में डालते हैं। प्रशासन की ऐसी लापरवाही देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी दुर्घटना अगर कार्यकर्ताओं के साथ भी हो सकती है, आम जनता के साथ भी हो सकती है, क्योंकि गाय काटने वालों के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं और कहीं ना कहीं वो जो है प्रशासन को ताक पर। उत्तराखंड के धारचूला में तहसीलदार नंदराम आर्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नंदराम आर्य तहसील धारचूला के तहसीलदार हैं और प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल वो गए थे, जहां पर उनका टेस्ट हुआ, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसको देखते हुए उप जिलाधिकारी धारचूला ने जिला अधिकारी पिथौरागढ़ के दिशा निर्देशों के अनुसार 3 दिन के लिए धारचूला तहसील को सील कर दिया है और धारचूला तहसील में सैनिटाइजर वगैरह करने के उपरांत मंगलवार से समस्त कर्मचारियों की टेस्टिंग भी की जाएगी, जिसके बाद ही तहसील धारचूला का कार्यालय खोला जाएगा। तहसीलदार धारचूला श्री नंदन राम आर्या 23 और 24 को डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण लेने के लिए गए हुए थे। वहां पर दिनांक 23 को दिन में 1 बजे उनका जो है कोविड-19 का टेस्ट हुआ, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने आज दूरभाष से हमें अवगत कराया। तत्काल जो है जिलाधिकारी महोदय से निर्देश मांगा गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनता के हित में और कर्मचारियों अधिकारियों के हित में। देश में लगातार बढ़ती दिल की बीमारियों से काफी लोग परेशान हैं। अगर दिल की कोई बड़ी दिक्कतें होती हैं तो हार्ट पेशेंट को देहरादून या फिर दिल्ली का रास्ता तय करना पड़ता है और अक्सर इस दौरान कई मरीजों की जान भी चली जाती है। पर अब
हार्ट पेशेंट को रुड़की में ही पूरा इलाज मिल सकेगा, क्योंकि रुड़की के भटनागर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर जगमोहन भटनागर ने दिल के मरीजों को सुविधाएं देने के लिए एंजियोग्राफी करने और दिल की नसें ब्लॉक होने पर उसमें वाल्व डालने जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। पहली बात तो ये कि रुड़की वासियों को अब तक जो भी हार्ट अटैक होते थे या अनजाना होता था, उसके लिए हम लोग पिछले 40 साल से हार्ट अटैक के मरीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी पहला काम है कि उसको स्टेबलाइज़ करना, उसके बाद हमको हमेशा भेजना पड़ता था मरीज़ को मेरठ में या देहरादून। तो अब वो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, पेसमेकर, ये सारी सुविधाएं क्योंकि ये लग गई है इसके बाद ही कराएंगे, क्योंकि उससे हमें ये सुविधाएं गरीब लोगों को देना बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक प्राइवेट अस्पताल की एक तो वो होती है कि उसको ये चीज़ पढ़नी चाहिए तभी वो कर सकता है, क्योंकि सब चीज़ों के तो अपने खर्चे हैं। अब मान लो कोई डॉक्टर भी दे रहा है सुविधा, तो फ्री तो देगा नहीं। तो ये तो सोचने की बात है कि हम गवर्नमेंट की। उत्तराखंड के टिहरी जिले के जिलाधिकारी और पुनर्वास निदेशक ने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ पुनर्वास विभाग से संबंधित कई मुद्दों पर बैठक की है और पुनर्वास निदेशालय सभागार में बैठक की गई। बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए और साथ ही सभी कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर शनिवार को पुनर्वास विभाग में रहें और उस दिन ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाए और उसका तत्काल समाधान भी किया जाए। हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल पर बिजली विभाग की सख्ती सामने आई है। आपको बता दें कि सिडकुल में इन दिनों बिजली विभाग बकायेदारों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पेंटागन मॉल जैसे बड़े बकायेदारों से भी वसूली के लिए उन्हें अब चेतावनी दे दी गई है। 3 दिन का समय दिया गया है। बकाया बिल अगर जमा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।